अगर आपने द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टी खरीदी है या आप खरीदने की सोच रहे हैं और या आप पालम विहार में रहते हैं या सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, सेक्टर 22, सेक्टर 23 हुड्डा के सेक्टर, इनमें अगर आप रहते हैं तो ये एपिसोड आपके काम का है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अब आपको क्या एक नई कनेक्टिविटी मिलने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पूरा क्या प्रोजेक्ट है, क्या इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आने वाली है, कौन इस ओवरब्रिज का कॉस्ट बेयर करने वाला है, जीएमडीए ने कैसे उसके अंदर पैसे सेव किए और कितने पैसे सेव किए, लोकेशन क्या है इस प्रॉपर्टी की, और मेट्रो का प्रोविज़न कैसे दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिज भी बननी है और मेट्रो भी बननी है, तो इसको कैसे प्रोविज़न दिया गया है, करंट स्टेटस क्या है इस प्रोजेक्ट का, कौन कौन से सेक्टर इससे बेनिफिट होने वाले हैं, किनको सीधा इसका फ़ायदा मिलने वाला है, और रियल एस्टेट मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है, क्योंकि यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। यहाँ आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से ये फ्लाईओवर जो एक नया बन रहा है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे और ओल्ड गुड़गांव को कनेक्ट कर रहा है, वो क्या आपकी ज़िंदगी में फ़र्क डालने वाला है। शुरू करते हैं इस एपिसोड को। रिजांगला चौक से जो द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है, वहाँ एक नया रेल ओवर ब्रिज बनने की तैयारी गवर्नमेंट की हो चुकी है। गवर्नमेंट इस पे काफ़ी हद तक काम कर चुकी है। ये जो ब्रिज है वो पालम विहार और द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच में एक बड़ी कनेक्टिविटी बन रहा है। डेवलप्ड को न्यू डेवलपमेंट से कनेक्ट कर रहा है और न्यू डेवलपमेंट को डेवलप्ड से कनेक्ट कर रहा है। ये कनेक्टिविटी आपने आप में एक बेहतरीन कनेक्टिविटी है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे के लोगों के लिए एक तरह से गिफ्ट कहूँगा, और पालम विहार के लोग जो पहले चाहते थे कि हमें कनेक्टिविटी ना मिले क्योंकि हम डेवलप्ड एरिया के अंदर हैं, और द्वारका एक्सप्रेसवे के लोग चाहते थे हमें डेवलप्ड एरिया से कनेक्टिविटी मिले क्योंकि हम आइसोलेटेड एरिया में हैं। उन सब की चाहत है कि अब कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे से मिले, क्योंकि एक्सप्रेसवे एक बड़ी डेवलपमेंट है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IICC और द्वारका एक डेवलप्ड एरिया से वेल कनेक्टेड द्वारका एक्सप्रेसवे है, और उससे पालम विहार का जुड़ना ये अपने आप में बहुत अच्छी कनेक्टिविटी को संकेत करता है। जब कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो वहाँ पे आबादी भी जल्दी बसती है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो ये सेक्टर्स हैं, दिल्ली के आसपास के सेक्टर, और मैं कहूँगा पूरा एक्सप्रेसवे कहीं हद तक इस कनेक्टिविटी से बेनिफिटेड होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं ये बन कहाँ रहा है। ये आपका जो दिल्ली रेवाड़ी की रेलवे लाइन है, उसके ऊपर पालम विहार रिजांगला चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 111 को ये कनेक्ट करने वाला है। क्या इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है? ये टोटल 68 करोड़ के आसपास इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है। और इसको कौन बनाएगा ये भी आप सोच रहे होंगे। यस, तो इसको GMDA और रेलवे दोनों मिलके बनाने वाले हैं। पहले जो अप्रूवल आई थी वो ये आई थी कि इसे रेलवे ने अलाउ किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवरब्रिज के लिए, लेकिन इसको कॉस्ट जो थी वो HSVP को बेयर करनी थी, लेकिन बाद में इस कॉस्ट को शेयर किया गया रेलवे और GMDA के साथ में। अब दोनों मिलके 50-50% कॉस्ट पे बनाने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को। इससे जो GMDA है इसका अप्रॉक्सीमेटली 34.33 करोड़ रुपीस सेव हुए हैं, क्योंकि उतना ही कॉस्ट अब रेलवे बेयर करने वाली है। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि ये ओवरब्रिज कैसे मेट्रो की लाइन को कैटर करेगा। देखिए यहाँ पर चूंकि मेट्रो की लाइन भी जानी है, इसका ऑलरेडी प्लान कर लिया गया है। जब ये ओवरब्रिज बनेगा तो इसके साथ की ग्रीन बेल्ट भी होगी, सर्विस लेन भी होगा। यहाँ चूंकि ये 4 लेन का ओवरब्रिज बनना है, तो यहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट का एरिया होगा, जो अभी ROB के साथ में डिज़ाइन किया जा रहा है, वहाँ पर फ्यूचर में मेट्रो कनेक्टिविटी दी जा रही है। जी हाँ, वहाँ मेट्रो का प्रोविज़न छोड़ दिया गया है, जिससे कि फ्यूचर में किसी टाइप की दिक्कत ना हो। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा गवर्नमेंट के सामने इशू ये था कि क्या हम ऐसा ब्रिज बनाएं जिसमें मेट्रो के पिलर्स पहले से ही खड़े कर दिए जाएं, जिससे कि मेट्रो की कनेक्टिविटी में दिक्कत ना आए। तो उन सब चीज़ों को काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ये पाया गया कि आप मेट्रो को साइड में स्पेस छोड़ा जाए, कि जिससे मेट्रो भी फ्यूचर में वहाँ से ईजिली कनेक्ट कर सकती है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए मेट्रो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अब आने वाले टाइम में यहाँ आने के रास्ते धीरे धीरे साफ होते जा रहे हैं। चलिए अब समझते हैं कि किस किस को इस ओवरब्रिज बनने का फ़ायदा होने वाला है। ये सबसे ज़्यादा सेक्टर 21, 22, 23 ए सेक्टर, पालम विहार का एरिया सेक्टर 1, 2, 3, फिर सेक्टर 4, 5 का एरिया, बेसिकली मेन जो गुड़गांव का एरिया है, उनको
सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक कंजेशन देखना पड़ता था, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे नजफगढ़ से आने वाला ट्रैफिक भी कृष्णा चौक होते हुए आके ओल्ड गुड़गांव रोड वाली मेन रोड, जो पालम विहार की मेन रोड है कृष्णा चौक वाली, उस पे आके मर्ज होता था। उससे बहुत बड़ा ट्रैफिक कंजेशन देखने को मिलता था। जब ये रोड बनेगी तो इससे ट्रैफिक कंजेशन में काफ़ी ज़्यादा द्वारका एक्सप्रेसवे वालों को भी आराम मिलेगा, क्योंकि ये एरिया वो है जो आपका करंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जहाँ पे है, जहाँ IT SEZs हैं, उसको सीधा कनेक्ट करता है। जैसे यूनिटेक का जो बिजनेस सेंटर है ये आपका ओल्ड गुड़गांव रोड के ऊपर है। साइबर सिटी जो DLF का है ये यहाँ डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पे बहुत सारे कम्यूटर्स जो डेली यहाँ से जाते हैं उनको कहीं हद तक जाम से निजात मिलेगा, और पालम विहार के लोग जो उस जाम के कारण खुद लंबा टाइम उन्हें ट्रैफिक में देना पड़ता था, उनको भी इसका डायरेक्ट फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरा, साथ में जो इंटरनल रोड्स हैं उसके ऊपर भी ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी बढ़ जाता था। उस इंटरनल रोड्स के ऊपर भी ट्रैफिक कंजेशन का लोड अब कम होगा। फिर पालम विहार के लोग जो आने वाले टाइम में द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी की तरफ बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, क्योंकि पहले आपने देखा होगा पालम विहार का एरिया वो रहा है जब न्यू गुड़गांव डेवलप हुआ, जो DLF फेज़ 1, 2, 3 जो नए सेक्टर्स NH48 के दूसरी तरफ डेवलप हुए, तो पालम विहार चूँकि उससे पहले आया था, लेकिन कनेक्टिविटी में वो बात नहीं आई पालम विहार के एरिया में, जो कि अब द्वारका एक्सप्रेसवे के पास होने के कारण वो इस तरफ कनेक्टिविटी देख रहे हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी जब उन्हें मिलेगी तो पालम विहार के उठने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो पालम विहार के रेजिडेंट्स अब द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिलने से बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होने वाले हैं। साथ में जैसे मैंने बताया इंटरनल रोड्स के ऊपर कंजेशन कम होगा, और वो लोग जो डेली कम्यूट करना चाहते हैं पालम विहार से दिल्ली की तरफ, उनको भी जो कंजेशन वाले एरिया में है ओल्ड गुड़गांव रोड की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो द्वारका एक्सप्रेसवे डायरेक्ट कनेक्टिविटी लेकर, और आने वाले टाइम में अगर साइबर सिटी जाना है तो वो NH48 को टच करते हुए वापस साइबर सिटी की तरफ आ सकते हैं, या दिल्ली की तरफ जाना है तो डायरेक्ट सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी उन्हें दिल्ली की वहाँ से मिलने वाली है। बेसिकली ये दो ऐसे सेंटर्स को आपस में मर्ज कर रहा है, जिससे कि वहाँ के रहने वाले लोगों को तो कनेक्टिविटी मिलेगी मिलेगी, लेकिन ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो बिज़नेस भी उस एरिया में कर रहे हैं, तो उनके लिए भी नई बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा ईज हो जाएगी, क्योंकि कनेक्टिविटी से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके रिटेल बिज़नेस के अंदर। तो रिटेल बिज़नेस वो लोग जो पालम विहार में कर रहे हैं या द्वारका एक्सप्रेसवे में कर रहे हैं, उन दोनों को आपस में अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे दोनों एरिया बेनिफिटेड होंगे। देखिए, सबसे पहले जब रेजिडेंशियल आता है तो कमर्शियल उसके बाद में आता है। कमर्शियल जब आना शुरू होता है तो कमर्शियल को कैचमेंट एरिया में लोग चाहिए जो वहाँ पे चीज़ें बाय कर सकें। तो द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि अभी बहुत ज़्यादा आबादी वहाँ शिफ्ट नहीं हुई है, दिल्ली के लगते हुए सेक्टर्स में बहुत लोग शिफ्ट तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी वेट कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी जैसे ही खुलेगी वैसे हम शिफ्ट होंगे। तो वो कनेक्टिविटी खुलने पर जब शिफ्ट होंगे तो उनको पालम विहार से भी जब कनेक्टिविटी मिल पाएगी तो ये एक कमर्शियल एरिया डेवलप होने के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। कैचमेंट एरिया में जब लोग ज़्यादा होंगे तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होंगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो मेरे को सीधा दिख रहे हैं। चलिए बात करते हैं क्या करंट स्टेटस है प्रोजेक्ट का। इस टाइम पे चूँकि रेलवे से अप्रूवल आ गई है कॉस्ट शेयरिंग की, तो अब ये मैटर चूँकि GMDA और रेलवे के बीच रह गया है, जिसे 50-50% कॉस्ट के अंदर फाइनल कर लिया गया है। लेकिन चूँकि यहाँ एक फिजिबिलिटी चेक फिर से होता है, एक एडमिन अप्रूवल आता है रेलवे की तरफ से। जो एडमिन अप्रूवल आया था उस 4-5 महीने पुरानी बात है, लेकिन GMDA में भी अब एडमिन अप्रूवल एक ऑलमोस्ट आने के वर्ज के ऊपर है। मैं मान के चल रहा हूँ कि वो बहुत जल्दी, आप हफ्ते 2 हफ्ते में देखेंगे कि वो अप्रूवल भी आ गया। तो GMDA भी अब कंस्ट्रक्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार मुझे दिख रहा है। यहाँ पर जो दिक्कत आती दिख रही है मेरे को वो ये है कि जो अंडरपास बनना है, जो रेलवे लाइन के नीचे से जाना है, जैसे आपने बजगेड़ा वाले ROB में देखा है कि नीचे से भी कनेक्टिविटी दी गई है, क्योंकि नीचे की कनेक्टिविटी देना इसीलिए ज़रूरी है कि वहाँ के लोकल रेजिडेंट जो हैं, जो कि फ्लाईओवर पे घूम के जाना नहीं चाहेंगे, उनके लिए एक अच्छी कनेक्टिविटी ज़रूरी है। तो वो पूरा रास्ता अभी क्लियर नहीं हो पाया है। वहाँ पे 1-2 अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स भी बीच में आ रहे हैं, जो कहीं हद तक वहाँ दिक्कत उससे अभी बनी हुई है। उम्मीद पूरी है कि अथॉरिटी इसे बहुत जल्दी रिजॉल्व कर लेगी, क्योंकि अनऑथराइज स्ट्रक्चर परमानेंट स्ट्रक्चर के अंदर काउंट नहीं होते हैं। अगर किसी ने इलीगल स्ट्रक्चर बनाया है तो और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है तो
उसको वहाँ से हटना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि लोगों को वहाँ पर ट्रैफिक स्मूथ हो, कनेक्टिविटी अच्छी मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का फ्यूल कंजम्पशन, टाइम कंजम्पशन, तो ये एक तरह से नेशनल लॉस में काउंट होता है। तो इस लॉस को कवर करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को होने के लिए जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको भी अथॉरिटी मेरे को लगता है बहुत जल्दी टैकल कर लेगी। और सबसे बड़ी बात कि मेट्रो के लिए भी यहाँ ऑलरेडी प्रोविज़न दिया जा रहा है। एक अंडरपास का प्रॉपर जो विड्थ है उसको इवैल्यूएट किया जा रहा है कि उसे कैसे बनाया जाए, क्योंकि आरओबी जो बनना है वो क्लियर है कि वो 4 लेन रोड बननी है और उसके साथ में नीचे ग्रीन बेल्ट और सर्विस लेन दी हुई है। तो वो तो इतना बड़ा इशू अब नहीं बचा, लेकिन मेट्रो एक बड़ा इशू था जिसके लिए ऑलरेडी उसका प्रोविज़न कर लिया गया है। अब हम बात करते हैं क्या इम्पैक्ट इसका रियल एस्टेट के ऊपर पड़ने वाला है। देखिए, सबसे ज़्यादा तो इम्पैक्ट ये है कि पालम विहार के प्राइजेस जो पिछले 4 से 6 महीने में आपको दिख रहा होगा कि करीब करीब स्टैग्नेंट हो गए हैं, और पीछे स्टेट प्लस 4 फ्लोर्स की जो पॉलिसी आई उसने भी कहीं हद तक फ्लोर्स की मार्केट को रोक दिया है। सेंटिमेंट्स थोड़े नेगेटिव हो गए हैं, जिनके पास स्टॉक था उन्होंने कुछ प्राइजेस बढ़ा दिए हैं। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मार्केट पॉजिटिव साउंड नहीं कर रही है। तो वो जो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के ऊपर वहाँ मुझे अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। वहाँ पर एक मार्केट में जंप में आने वाले टाइम में और देख रहा हूँ। फिर द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसको एक अच्छी कनेक्टिविटी, द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली से जो खुलेगा एक अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, तो उसको भी साथ में जब डेवलप्ड एरिया से कनेक्टिविटी ओवरब्रिज के थ्रू मिलेगी तो वो द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए भी एक विन विन सिचुएशन रहेगा। तो ईजिली लोग यहाँ से कम्यूट करके यूनिटेक बिजनेस सेंटर जो ओल्ड गुड़गांव रोड पे है, या जो आपके SEZ IT SEZ है, DLF साइबर सिटी, उन एरियाज़ के लिए अच्छी कनेक्टिविटी लोगों को मिलने वाली है। साथ में रेंटल भी बढ़ेंगे इससे। देखिए, ये कनेक्टिविटी आज की डेट में पालम विहार के से कनेक्टिविटी देखें, कृष्णा चौक के होते हुए सीधा रोड 110A रोड आ रही है। तो उस कनेक्टिविटी खुलने से ऑलरेडी द्वारका एक्सप्रेसवे के रेंटल में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। अगर एक कनेक्टिविटी और खुल जाती, क्योंकि अभी भी लोग ट्रैफिक जैम को फेस कर रहे हैं, तो लोग टाइम ज़्यादा लगते हैं, इसीलिए कम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन जैसी वो कनेक्टिविटी बनती है तो प्रॉपर्टी के प्राइस में तो एक्सप्रेसवे में इजाफा होगा ही होगा, लेकिन साथ में रेंटल में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। और अगर पालम विहार में कोई नया प्रोजेक्ट फ्यूचर में आता है, वैसे तो बहुत ज़्यादा स्कोप मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन अगर कोई और प्रोजेक्ट आता है, चूँकि वहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी ऑलरेडी वहाँ पे आ सकती है, तो इस कारण से नए प्रोजेक्ट भी मेट्रो कनेक्टिविटी जहाँ पर होती है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, वहाँ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत डेवलपर को एडिशनल FAR दिया जाता है। मतलब उस कम एरिया में ज़्यादा मकान बन पाएंगे। तो पालम विहार के प्रोजेक्ट जो हैं वो ज़्यादा नंबर्स हाउसिंग के वहाँ पे आने की संभावना है, अगर किसी टाइप के लैंड पार्सल्स वहाँ बचे होंगे तो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर और भी इस टाइप की जानकारी आप लेना चाहेंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। किस किस टाइप की जानकारी आप और लेना चाहेंगे वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और क्या क्या इश्यूज़ हैं जो आपको डेली तंग कर रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा उस पर भी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपको दूँ। जय हिंद।